नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आज का वीडियो विशुद्ध राजनीतिक विषय पर और मुद्दा है आगामी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। 2000 के दशक में बंगाल की गलियों में तोमार नाम आमर नाम नंदीग्राम के नारे लग रहे थे और उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी ममता बनर्जी। लेफ्ट पार्टी के खिलाफ उनका ये नारा लोगों की जुबान पर था। नतीजा 2011 में ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन 10 साल बाद आज ममता बनर्जी वहीं खड़ी हैं जहां पहले लेफ्ट पार्टी हुआ करती थी और उनको इस बार चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आशावान है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पहली बार बंगाल जीतने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। क्या बंगाल सच में ममता दीदी की गिरफ्त से जा रहा है? कौन कौन से ऐसे राजनीतिक समीकरण इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई में लेफ्ट और कांग्रेस का महागठबंधन कहां खड़ा है? मां माटी मानुष और सोनार बांग्ला जैसे मुद्दों पर क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा भारी पड़ रहा है? इन सारे मुद्दों का एक निष्पक्ष विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, बंगाल चुनाव की वर्तमान परिस्थिति को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको जानने बेहद ज़रूरी हैं। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई तो टीएमसी को 294 में से 184 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और उस समय टीएमसी को लगभग 39% वोट मिले थे। ममता बनर्जी एक ताकतवर राजनेता के तौर पर उभरी और 34 सालों के लेफ्ट के शासन का अंत किया। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे टीएमसी का कुनबा बड़ा होता गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां पूरा देश मोदी लहर में बह रहा था, वहीं बंगाल में अभी भी दीदी के सामने मोदी लहर लगभग बेअसर रही। टीएमसी ने बंगाल की 42 सीटों में से 34 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि बीजेपी भी 2 सीट जीतने में कामयाब रही। 2014 के बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दीदी का जलवा कायम रहा और इस बार विधानसभा की 284 सीटों में से टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की। टीएमसी का वोट प्रतिशत भी 39% से बढ़कर 45% तक पहुंच गया। 2016 आते आते कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानस भूनिया ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर ममता का साथ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय कांग्रेस के 44 में से 17 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की थी। कुल मिलाकर 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की आंधी में सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हुए और ममता बनर्जी एक ऐसी लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आई जो अपने दम पर पार्टी को चुनाव जिता सकती थी। दोस्तों, 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 10% वोट मिले थे, जो कि कांग्रेस को मिले वोटों से भी कम थे। लेकिन बीजेपी ने करारी हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत मिशन बंगाल की शुरुआत की। इसी बीच राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बने कि 2017 में सबसे पहले ममता बनर्जी का दायां हाथ माने जाने वाले मुकुल रॉय ने टीएमसी का साथ छोड़ा और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और फिर धीरे धीरे करके बंगाल के बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों ने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना शुरू किया। मुकुल रॉय से शुरू हुआ सफ़र सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, सोवन चटर्जी, शुभेंद्र अधिकारी और राजीव बनर्जी तक चलता रहा और ये लिस्ट बदस्तूर अभी भी जारी है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और टीएमसी को इस बार 22 सीटें मिली। लेकिन इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 40% हो गया। हालांकि टीएमसी का वोट शेयर अभी भी 45% से महज 2% कम यानी 43% रहा। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के वोट शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेफ्ट का वोट शेयर 2016 के विधानसभा के मुकाबले 26% से गिरकर 8% तक आ गया और कांग्रेस का वोट शेयर 12% से घटकर 6% हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और लेफ्ट का वोट बैंक सीधे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन टीएमसी के वोट शेयरों में ज़्यादा गिरावट देखी नहीं गई। दोस्तों, ये तो रही आंकड़ों की बात। चलिए अब चर्चा करते हैं उन मुद्दों पर जो इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। बंगाल की राज्य सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार के बीच जो तनातनी देखने को मिल रही है वो हमारे देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाओं को बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया। यहाँ तक कि केंद्र की कई सारी योजनाओं का नाम भी राज्य सरकार ने बदलकर दूसरा रख दिया। जहाँ एक तरफ बीजेपी बंगाल की जनता को ये बताना चाहती है कि केंद्र की योजनाओं का फ़ायदा जनता को ना मिलने के पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है, वहीं राज्य सरकार का मानना है कि हमारी योजनाएं केंद्र सरकार से ज़्यादा बेहतर हैं। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर सीधे टकराव की खबरें आए दिन आती रहती हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता और आउटसाइडर्स यानी बाहरी लोगों का मुद्दा भी खूब उठा रही हैं। दोस्तों, बंगाल का चुनाव इस बार सबसे बड़े ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, वहीं बीजेपी दूसरी तरफ हिंदू वोटों को अपनी तरफ साधने में जुटी हुई है। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 27% है, जो कि काफ़ी हद तक टीएमसी का समर्थक माना जाता है। ममता बनर्जी ने बंगाल के इमामों को सरकारी भत्ता देने की शुरुआत की, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे को भी ममता बनर्जी ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की और जय श्री राम के नारे से ममता दीदी जिस तरह नाराज़ हुई वो सब आपने देखा ही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। एक और फैक्टर जो टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है वो है एआईएमआईएम का 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना। एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से माइनॉरिटी वोटों का बंटवारा हो सकता है, जैसा कि हमने बिहार में देखा। इसके साथ साथ कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन ने अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाली इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ से गठबंधन भी किया है। ऐसे गठबंधन को शायद सीटें तो ना मिलें, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नुकसान ममता दीदी के माइनॉरिटी वोट्स का हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने खुलकर आईएसएफ के साथ गठबंधन को गलत बताया है। कांग्रेस के साथ बेसिक समस्या ये है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और केरल के चुनाव में यही दोनों पार्टियां यानी लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसी वजह से शायद लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को इस विधानसभा चुनाव में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग हर चुनाव में छाया रहता है, लेकिन बंगाल चुनाव में इस मुद्दे को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। और इसका कारण शायद जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि शारदा चिटफंड का जो घोटाला है उसके आरोपी दोनों प्रमुख पार्टियों में इस वक्त हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी की पत्नी के ऊपर इलीगल कोल माइनिंग का केस दर्ज है और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। बीजेपी भले ही टीएमसी के ऊपर कट मनी के कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही हो, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है। लेकिन बंगाल का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ चुनाव बहुत ही हिंसक तरीके से होते हैं। पॉलिटिकल किलिंग के बहुत सारे मामले पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिले होंगे और शायद यही कारण है कि चुनाव आयोग ने यहाँ इस चुनाव को 8 चरणों में कराने का फैसला किया है। दोस्तों, बंगाल का चुनाव इस बार ममता बनर्जी की नीतियों के लिए एक अग्नि परीक्षा की जैसा है। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लिए बहुत सारी पॉपुलिस्ट स्कीम चलाई हैं। कन्याश्री, उत्कर्ष बांग्ला, सबो साथी और पीएम हेल्थ केयर की ही तर्ज पर स्वस्थ साथी जैसी योजनाओं के भरोसे ममता दीदी इस बार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि इन लोक लुभावन योजनाओं के अलावा बंगाल की तरक्की को ले जाने के लिए और शिक्षित बंगाली युवा को रोजगार देने के लिए या फिर कह लीजिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। बीजेपी शायद इस नब्ज को पहचान रही है, इसलिए कई सारी सभाओं में बीजेपी के बड़े नेता चाहे जेपी नड्डा हों या फिर अमित शाह, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर बंगाल में बड़े कारोबारी निवेश का जो एक रास्ता है वो खोलेंगे। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको बेहतर ढंग से बंगाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे बंगाल विकास की एक नई दिशा की तरफ जाएगा या बंगाल को विकास की एक नई गति मिलेगी। अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी की नीतियों से संतुष्ट है इस बार जनता, या बीजेपी जिस भविष्य की संभावनाओं की बात कर रही है उस पर बंगाल की जनता भरोसा करती है। दोस्तों, वैसे तो बंगाल का चुनाव टीएमसी और बीजेपी के बीच लगभग बराबरी पर टिका हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है कि बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी के कद का कोई बड़ा नेता बीजेपी के पास नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकें या फिर वो सीधे ममता बनर्जी के समक्ष उसको पेश कर सकें।
बीजेपी अभी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही इस चुनाव में है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल ममता बनर्जी की जो विकास की योजनाएं हैं उससे संतुष्ट है या बंगाल की जनता अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहली बार दक्षिणपंथी विचारधारा को मौका देगा। परिणाम तो 2 मई को आएगा, लेकिन बंगाल में अगले 1 महीने तक चुनावी रोमांच अपने सवाब पर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।